हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अब हम जो शुरू करते हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक समान गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक समान गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। गोलीय कोश क्या होता है? गोलीय कोश का मतलब होता है आकृति गोले के आकार की, लेकिन अंदर से खोखला होता है और उसकी जो मोटाई है वो नगण्य के बराबर होती है। जैसे हम कह सकते हैं आलू का छिलका, छिलके की जो मोटाई होती है वो नगण्य के बराबर होती है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है गोलीय कोश। अब देखिए इसके अंदर ये हमारा एक गोलीय कोश है। केंद्र बिंदु O, त्रिज्या कैपिटल R, इसके ऊपर प्लस Q का आवेश दिया गया है जो एक समान रूप से वितरित है हर पॉइंट पर। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट की हम बात करते हैं, ये रेखाएं अंदर नहीं मिलेंगी क्योंकि प्रॉपर्टी है वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सतह से चलती हैं और सतह पर जाकर के समाप्त होती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है क्योंकि आवेश केवल जो होगा वो केवल पृष्ठ पर होगा। अब मान के चलते हैं, माना पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है? Q/A। चूंकि गोलीय कोश है तो इसलिए इसका होगा Q/4 कैपिटल R² सिग्मा। और अगर Q का मान निकालना चाहें, सिग्मा गुणा 4πr²। पहले समीकरण हमारी ये आ गई। अब हमें जो ज्ञात करना है वो तीन बिंदुओं पर ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करना है गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में लेके चलेंगे गोलीय कोश के बाहर। अब देखिए ये हमारा गोलीय कोश है ही, O पॉइंट जिसकी त्रिज्या कैपिटल R। अब बाहर मान लो हमने एक पॉइंट P लिया है जिसकी केंद्र से दूरी स्मॉल r है, तो हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अब हमने क्या किया, O को केंद्र मान करके स्मॉल r त्रिज्या का इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। इस पृष्ठ का नाम दिया जाता है, बार बार बताया है, गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव लिया गया है जो dA क्षेत्रफल का है। हमेशा ध्यान रखिए जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो हमेशा अवयव के लंबवत होगा। तो ये हो गया आपका dA वेक्टर। और जिस पृष्ठ पर आवेश दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र भी उस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इसका मतलब है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा के अंदर आएगा। चित्र से देखिए, चित्र से वैद्युत वेक्टर E व dA वेक्टर
परस्पर समांतर व समदिश हैं, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा के अंदर आएंगे। गॉस की प्रमेय के आधार पर या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, क्योंकि परिपथ बंद है, गोलीय कोश बंद है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल हमने 0 बताया, कॉस 0 1 के बराबर होता है। क्लोज इंटीग्रल ई डी ए बचा फाई। अब वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वही बात बताई कि आवेश पर इसको पॉजिटिव आवेश दिया गया है, सब जगह एक समान है, पिछले चित्र में बताया था। आवेश पर और दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी ओ से लेकर के पी पॉइंट तक की स्मॉल आर कांस्टेंट है, आवेश भी निश्चित है, तो इसलिए इसको क्या करें, इसको हम निकालें बाहर, ई क्लोज इंटीग्रल डीए फाई की हमने बात करी। अब बात आती है कि डीए का मान क्या होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल डीए का मान क्या होना चाहिए। देखिए डीए है किस जगह, पी पॉइंट पर हमने डीए अवयव लिया है जो कि स्मॉल आर त्रिज्या पर है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि क्लोज इंटीग्रल डीए बराबर होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर यही चीज इस गोलीय कोश के ऊपर होती तो त्रिज्या होती कैपिटल आर, तो होता 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मान रखिए, इसलिए फाई बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर की हमने बात करी है। अब चूंकि गॉस के प्रमेय से क्या कहते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और जो बराबर है ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा ई का मान आए। अब इसमें चूंकि हमने उसमें सिग्मा का इस्तेमाल किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा का इस्तेमाल करने में चूंकि Q बराबर आया था सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसलिए इसके अंदर Q का मान रखते हैं E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो E बराबर बचा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा जो मान हुआ वो Q के रूप में हुआ, और ये जो मान हमारा आया वो सिग्मा के रूप में आया। इस तरीके से हमारा ये मान आया। अब जो सेकंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पृष्ठ पर यानी गोलीय कोश, तो ये हमारा है ही, इसकी त्रिज्या यहां पर है r, ओ पॉइंट पर आवेश यहां है। अब की बार जो पॉइंट है वो इसके पृष्ठ पर आ गया, मींस बाहर से पॉइंट खिसकता खिसकता अंदर की तरफ खिसक रहा है और वो पी पॉइंट पर आ गया। तो इसका मतलब है कि स्मॉल आर दूरी घटते घटते कैपिटल आर के बराबर हो गई। तो इस अवस्था में होगा कैपिटल स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो अतः क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों सूत्रों के अंदर रखेंगे। पहला सूत्र था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारा मान आया E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर मान आया। और इस सिग्मा के मान को, Q के मान को यहां रखते हैं तो क्या आया, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा गुणा 4 पाई R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हमारा मान आया। तो इसका मतलब ये हुआ पृष्ठ पर आने के बाद में E का मान जो डिपेंड करा वो केवल सिग्मा पर डिपेंड करा, और सिग्मा का मान है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड और लास्ट पॉइंट है, पृष्ठ के भीतर। पृष्ठ के भीतर की जब हम बात करते हैं, ये हमारा कोश हो गया, आवेश पृष्ठ पर हो गया, O त्रिज्या R, अब की बार पॉइंट हो गया P। यहां बहुत सीधी सी बात है, पृष्ठ के भीतर आवेश नहीं रहता, जिस कारण Q बराबर 0, अतः E बराबर 0। यानी इसके भीतर P पॉइंट पर कहो या इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर कहो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 के बराबर होगी। यह हमारा हुआ गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हमने करी है। अब जो हम बात करते हैं, इसमें ग्राफ किस तरीके का आएगा, देखिए। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां हो गया, ये हो गया O, ये हो गया O पॉइंट, यहां से यहां तक की जो दूरी हुई वो ही कैपिटल R, आगे दूरी कैपिटल R से अधिक होगी। अब आप ध्यान करिए कि लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि केंद्र से लेकर के पृष्ठ तक कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। इसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट होता है वो पृष्ठ से स्टार्ट होता है। अब पृष्ठ पर जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र यहां पर हो गया। जब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद जब हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जानी है। किसके आधार पर? E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के आधार पर घटती जाएगी। इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, और ध्यान रखिए इसको आप नीचे तक बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये दूरी कभी भी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, अनंत तक पहुंच जाएगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग 0 होगी, 0 नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रख के इसमें चलनी है। ये आप नोट करिए, कोई परेशानी होती है पूछिए, हिम्मत मत हारिए। धीरे धीरे करके वर्कलोड भी बढ़ेगा, धीरे धीरे करके आप लोगों के मेंटल लेवल में वृद्धि होगी। आप सोचिए समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप निसंकोच होकर के पूछिए। चलिए अगले टॉपिक की जब हम बात करते हैं, दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। पहला है दोनों प्लेटें समान रूप से आवेशित हों तथा समान प्रकृति। देखिए एक प्लेट ए ये हो गई,
दूसरी प्लेट B ये हो गई, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आवेश है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आवेश है। हमने एक पॉइंट लिया P1, एक पॉइंट लिया P2, दूसरा पॉइंट लिया P3। दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा समान है, इसलिए क्योंकि प्लेट के जो क्षेत्रफल है वो समान है, प्लेट का आवेश समान है, इसलिए सिग्मा समान होगा। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, दिशाओं की बात करते हैं, पहली प्लेट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पर हो गया E1। दूसरी प्लेट है भी पॉजिटिव है, इसलिए बाहर की तरफ होगा, इस ओर हो गया, तो हो गया E2। इसमें हम बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो बाहर की ओर होगा, E1 भी इस दिशा में और E2 भी आपका इस दिशा में। इसी तरीके से इसका जो बाहर है वो मेरी तरफ होगा, लेफ्ट में E1 और E2 की जब हम बात करते हैं, चूंकि E का जो मान है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, सिग्मा पर डिपेंड करता है। और आपने अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिंगल प्लेट की वजह से। तो E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। किस पर करते हैं, पहले P2 व P2 या P3 में बात हम करते हैं। P2 और P3 की हम बात करेंगे, दोनों E1 और E2 समान दिशा में है, इसलिए क्या होगा, E बराबर होगा E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र आ गया कहां, P2 या P3 पर। P2 पर भी इतना ही होगा, P3 के पास भी इतना ही होगा। अब P1 पे बात करते हैं। देखिए P1 पर E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का कोण बना रहे हैं, इसलिए E बराबर होगा E1 माइनस E2। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों प्लेटें पॉजिटिव हैं या दोनों प्लेटें नेगेटिव हैं, तो वैद्युत क्षेत्र केवल प्लेटों के बाहर P2 या P3 पर होगा, भीतर किसी भी पॉइंट पर जैसे P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये बात आप ध्यान रख के चलिए। अब जो इसी में सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, समान रूप से आवेशित हो लेकिन प्रकृति समान ना हो करके, अब की बार प्रकृतियां विपरीत हो जाती हैं। प्रकृति हो गई विपरीत, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। जितना आवेश पहली प्लेट पर होगा उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर होगा। हमने यहां पर P1 चूज किया, P2 चूज किया, P3 चूज किया, तो E1 बराबर E2 वही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दिशा की जब हम बात करते हैं, P1 पर जब हम बात करते हैं, पहला पॉजिटिव है तो इसकी दिशा होगी इस ओर E1। दूसरी प्लेट है नेगेटिव, नेगेटिव की ओर होती है, तो इसका मतलब है कि E2 की दिशा भी यही होगी। P2 P3 की बात करते हैं, पॉजिटिव है बाहर की तरफ जाएगी E2, दूसरा नेगेटिव है अंदर की तरफ आएगी, इसमें पॉजिटिव की तरफ इधर जाएगी और नेगेटिव की तरफ इधर जाएगी E2। अब देखिए P1 पर बात करते हैं। P1 पर E1 और E2 सेम डायरेक्शन के अंदर है, समान दिशाओं में है, इसलिए होगा E बराबर E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कहां हुआ, ये जब दो प्लेटें विपरीत आवेश की होती हैं और समान आवेश मात्रा की होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र केवल प्लेटों के भीतर होता है किसी पॉइंट पर। और P2 P3 की बात करेंगे, P2 या P3 की बात करेंगे। देखिए E1 और E2
मात्रा में तो समान है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बात करते हैं E बराबर E1 माइनस E2 की बात करते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी 0 के बराबर होती है, ये हमें ध्यान रख के चलना है। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेशित बूंद का संतुलन। आवेशित बूंद का संतुलन। अब देखिए कि मान लो दो समांतर प्लेटें ली गई हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है, तो हमेशा ध्यान रखिए भार तो उसका नीचे की तरफ ही होगा, इसमें आपका माइनस का आवेश लिया गया है, भार इससे भी नीचे की ओर ही होगा। बैलेंस करने की बात होती है, हमेशा आवेशों की प्रकृति होती है विपरीत आवेश की तरफ जाने की। अगर जैसे तराजू है, तराजू के दो पलड़े हैं, संभालना है तो बीच में हत्थे को बीच में से पकड़ना पड़ेगा, बल ऊपर की तरफ लगाया, तराजू ने बल नीचे लगाया, जब हमारा बल उतना हो जाएगा जितना कि नीचे की तरफ बल लग रहा है तो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर की तरफ आवेश जो दिया गया है प्लस क्यू है, तो ऊपर की प्लेट कैसी होनी चाहिए, माइनस की प्लेट होगी, जब जाकर के इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वैद्युत बल वो कैसा होगा, वो आपका बैलेंस करेगा, जो mg की विपरीत दिशा में है। नीचे का प्लेट पॉजिटिव हो गया तो वैद्युत क्षेत्र हो गया ऊपर की ओर। इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव है तो ऊपर की प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे की प्लेट नेगेटिव होनी चाहिए, इससे लगने वाला बल F ऊपर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी बार बदल जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नीचे की ओर होनी चाहिए। आवेशित बूंद पर वैद्युत बल F बराबर कितना होगा, Q इंटू E। चाहे ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, बल तो उतना ही लगेगा। अब क्या आता है, आवेशित बूंद का भार बराबर mg। संतुलन की अवस्था में QE बराबर होना चाहिए mg के, तो E बराबर आपका होना चाहिए mg बटे Q के। इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं कि इसमें आवेशित बूंद की त्रिज्या कैसे निकाली जाए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखिए, माना आवेशित बूंद का घनत्व रो, आवेशित बूंद की त्रिज्या स्मॉल r, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान होता है घनत्व गुणा आयतन, घनत्व हो गया रो, आयतन बूंद जो होती है वो ठोस गोले के आकार की होती है, इसलिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया स्मॉल m। अभी आपके पास में आया, चूंकि mg बराबर आपका आया QE के, m का मान रखिए, इसलिए रो गुणा 4/3 पाई r क्यूब बराबर QE। r क्यूब कितना आ जाएगा, r क्यूब का मान आएगा 3QE बटे रो
इंटू 4 पाई रो आ जाएगा और r कितना आएगा बेटा 3QE बटे 4 पाई रो की घात 1/3। इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। और याद रखिए कि वर्गमूल निकालना भागफल विधि से फिर भी आसान होता है, लेकिन घनमूल निकालना जो पूर्ण संख्याएं होती जैसे 8 का आपने निकाला 2 गुणा 2 गुणा 2 निकाल लिया, लेकिन अगर हमने कह दिया 15 तो उसका हमें घनमूल निकालना आसान नहीं होता। इसके लिए आप लोग एग्जाम में लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। और इस टॉपिक के साथ में हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हमारी अगली प्रक्रिया होगी वो होगी न्यूमेरिकल्स की। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भेज दिए हैं, उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करवाएंगे। जिस भी विधि से होगा आसान करना हमारा काम है और निभाना आपका काम है। तो निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कोई समस्या हो बताइए, बिना समस्या बिना पढ़े समस्याएं नहीं आएंगी और उन समस्याओं का निवारण होगा जब भी आप आगे की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और अच्छे रिस्पॉन्स मैं आपको दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।